पिछले लेक्चर में हम सब पढ़ लिए थे श्वसन के चरण। श्वसन के चरण के बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन के चरण के दौरान आपको पढ़ाए थे कि ग्लूकोज मेरा टूटता है क्या चीज़ में, आगे पाइरूवेट में टूटता है। पाइरूवेट का फिर भाग जानता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो वायवीय श्वसन हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो अवायवीय श्वसन मिलता है, होता है जी। तो बाबू ग्लूकोज क्या चीज़ में टूटता था? पाइरूवेट में। क्या टूटता था? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? तो हेडिंग डालो, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? क्या हेडिंग डालोगे? ग्लाइकोलाइसिस। परिभाषा लिखो, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बाबू, ग्लाइकोलाइसिस लिखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज क्या चीज़ में टूटेगा? ग्लूकोज टूटेगा मेरा बाबू पाइरूवेट में। पाइरूवेट को ही पाइरूविक अम्ल बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं रहो, ठीक है जी। पाइरूवेट को ही क्या कहते हैं? ओह वहाँ पर बैठो। पाइरूवेट को ही क्या कहते हैं? पाइरूविक अम्ल कहते हैं, ठीक है बाबू। पाइरूवेट को ही क्या बोलते हैं? पाइरूविक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या चीज़ में टूटता है? पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल में। तो ये क्रिया क्या कहलाता है? ये क्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्रिया तो लिख दिए हैं, क्या कौन सी क्रिया है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्रिया कहाँ होगी? हल्ला नहीं बाबू, ये क्रिया कहाँ होगी? कोशिका द्रव में। कहाँ होगी? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस लिख लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़े थे कि वायवीय श्वसन के दौरान क्या बना था? वायवीय श्वसन में क्या बना था जी? ग्लूकोज का क्या चीज में विखंडन हुआ था? क्या चीज में? देखो कैसे होता है, जो सुनो। आगू मेरा ग्लूकोज रहता है 6,6H12O6। आगू ग्लूकोज होता है ना बाबू। ग्लूकोज क्या चीज में टूट गया? पाइरूवेट में। ये पाइरूवेट अभी कहाँ पे है? कोशिका द्रव में। अगर इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या चीज में बदल जाएगा? पाइरूवेट क्या चीज में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें 36 ATP क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। और जल बनेगा, और 36 ATP क्या मिल जाएगा? हमें ऊर्जा मिल जाएगा। तो ये होता है वायवीय श्वसन में, ये काम चलता है बाबू। सुन लो रे, ग्लूकोज आगे क्या चीज में टूटता है? पाइरूवेट में। अच्छा, ऑक्सीजन मुहैया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में है ना जी। तो वायवीय श्वसन के अंतिम चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है इसी को कहते हैं क्रेब चक्र। क्या कहते हैं? यहाँ पर क्रेब चक्र चलता है। हालांकि ये चीज़ आपको कहाँ पढ़ना है? 12th में। क्रेब चक्र, एक इंग्लिश में कहते हैं क्रेब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है उसको क्या कहते हैं? क्रेब चक्र। अच्छा, ये वायवीय श्वसन के दौरान बना था बाबू। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बना था? अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज क्या चीज में टूटा था? आगू तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटेगा ही। ग्लूकोज क्या चीज में टूटेगा?
पाइरूवेट में टूटेगा। अब चूंकि इसके बाद ऑक्सीजन मिल पाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया था YBA में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज में टूट गया? इथेनॉल। क्या चीज में? इथेनॉल। इथेनॉल C2H5, अच्छा इथेनॉल ही डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। क्या चीज में टूट गया? इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र आपका 2 ATP ऊर्जा बनेगा, बहुत कम ऊर्जा मिलता है। ठीक है जी, तो ये अवायवीय श्वसन के दौरान ये चीज बनेगा। ठीक है बाबू, कहना झाड़ देंगे, समझान। देखो इधर है बाबू। बाबू आपने देखा वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज क्या चीज में टूटा? आगे ग्लूकोज क्या चीज में टूटा? पाइरूवेट। पाइरूवेट कई कार्बन वाला था? 3 कार्बन वाला। ग्लूकोज कई कार्बन वाला? और चूंकि पाइरूवेट को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजन कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 ATP ऊर्जा मिल गया। तो वायवीय श्वसन का अंतिम चरण कहाँ पे हुआ? अच्छा कितने चरण है? पहला चरण तो ये फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या स्टेप है? सेकेंड स्टेप। तो कई चरण में पूर्ण होंगे? दो चरण में पूर्ण होंगे। एक तो पाइरूवेट में टूटेगा, फिर पाइरूवेट आपका ये चीज बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण ऑक्सीजन। यहाँ देखो ये पहली चरण में हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन मिलवे नहीं किया, डायरेक्ट क्या तुरंत क्या चीज में बदल गया? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र 2 ATP ऊर्जा। आगे चल के हम पढ़ाएंगे, इसके बाद लिखाएंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, ठीक है बाबू। अच्छा ये प्रक्रिया कैसे जीवों में होता था? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया छोटे जीवों में होता था। कैसे? जीवाणु में या छोटे मोटे कवक में होता था। और कौन सा कवक में होता था? ईस्ट नामक कवक में। तो अवायवीय श्वसन में क्या चीज मिलता था? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा मिलता है। ठीक है जी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया को क्या कहता है बाबू? ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। क्या चीज? ग्लूकोज टूट के इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? इथेनॉल को ही दारू, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो दारू कौन क्रिया द्वारा बनाया जाता है? शराब कौन क्रिया द्वारा बनाया जाता है? बियर आर होता है, तो वो सब कौन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। कोई चीज को सड़ा दो, ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज बन जाएगा? शराब बन जाएगा। यहाँ तक कि नवादा में इस बार शराब में जो अथी हुआ था, नेवारी यार होता है ना, उसको सड़ा गला के बना रहा था लोग, समझा? हाँ, अरे दारू पिए वाला कुछ भी कर लेता है। ऐसे फोर्स वोर्स में अच्छा फलों को सड़ा गला कर बनाया जाता है, समझा? किन प्रक्रिया द्वारा बनता है? किण्वन प्रक्रिया। तो आगे हम समझा देते हैं कि किण्वन प्रक्रिया क्या होता है। किण्वन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होता है। ठीक है जी, ठीक है। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या चीज बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज टूटकर क्या बना? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चीज बनने की प्रक्रिया मेरा क्या कहलाएगा? किण्वन प्रक्रिया। तो किण्वन प्रक्रिया वायवीय श्वसन में होता है क्या? अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अच्छा ये कैसे जीवों में होंगे? तो कवक में होगा, जीवाणु में। वो हम पूछेंगे कौन से कवक में होंगे, तो आप बोलिएगा ईस्ट नामक कवक। ईस्ट कैसा कवक है? तो एक कोश की एक कवक है। ठीक है जी, हम थोड़ा किण्वन के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, इतना तक लिख लिया? लिखा रे भैया, जल्दी जल्दी लिखो, हम ऊपर मिटावे। हाँ, हल्ला नहीं करना बाबू, अस्थिर से पढ़ते रहो। हेडिंग डालिएगा किण्वन। क्या डालिएगा? किण्वन। किण्वन, किण्वन को इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। किण्वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अच्छा जी, तो लिखिएगा, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है।
जिसमें ग्लूकोस का अपघटन सूक्ष्मजीव जैसे कवक जीवाणु द्वारा, सूक्ष्मजीव द्वारा क्या चीज में बदला जाता है बाबू? ग्लूकोज क्या चीज में बदला जाता है? इथेनॉल तथा यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अपघटन सूक्ष्मजीव द्वारा इथेनॉल तथा अच्छा पूरा नहीं लिख पाए बाबू, यहाँ पर और क्या ऐड कर देते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा मिटा देना रे बाबू, थोड़ा और अच्छा, ऑक्सीजन के अभाव में सूक्ष्मजीवों द्वारा, कौन सा सूक्ष्मजीव होगा बाबू? ईस्ट को यहाँ पर कवक बोल देंगे, कवक या जीवाणु को ये बैक्टीरिया बोलते हैं हिंदी में बाबू, जीवाणु द्वारा। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के अभाव में सूक्ष्मजीव कवक जीवाणु द्वारा क्या चीज में किया जाता है? इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे किण्वन कहते हैं, उसे किण्वन प्रक्रिया या किण्वन का उसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन क्या है जी? तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के अभाव में सूक्ष्मजीव जैसे में कवक जीवाणु द्वारा इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, उसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। बोले तो ये मेरा ग्लूकोज को क्या चीज में बदला जाएगा? ग्लूकोज क्या चीज में टूटेगा? C6H12O6 मेरा क्या चीज में ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज में टूट जाएगा? पायरुवेट में टूटेगा। या अंतिम चरण बताओ, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट क्या टूटेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा बहुत ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। और ये टूटने की क्रिया क्या कहलाएगा? टूटने की क्रिया किण्वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। ठीक है जी। तो किण्वन प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोज का अपघटन किस में होना? इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, केकर अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऐसा क्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन प्रक्रिया कहलाएगा। अच्छा, ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है? दही भी बनाया जाता है। ठीक है, अल्कोहल, शराब जे भी है। तो लिखिएगा किण्वन प्रक्रिया। एक सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जिसमें किण्वन की क्रिया होता है। किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया ईस्ट नामक, ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया ईस्ट नामक कवक, एक कोशिकीय कवक में होता है। और विस्तार से एक कोशिकीय कवक में होता है। ठीक है बाबू। किण्वन प्रक्रिया किस में होता है? ईस्ट नामक एक कोशिकीय कवक में होता है। ठीक है। अच्छा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब, विस्की भी बोलते हैं शराब को ना? यस सर। हैं? एक पैक रम भी बोलते हैं, रम भी बोलते हैं।
किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब, विस्की, दही आदि बनाया जाता है। कोई चीज को सड़ा दो, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन जाएगा? अरे दही बन जाएगा कि अल्कोहल शराब टाइप बन जाएगा। और आप सबों ने शराब पिया होगा? नहीं, आप अच्छा शराब ने पिए मान लिया जाए, लेकिन आपने सिरप कभी पिया है? कोई है सिरप पिया है जी? तो सिरप में क्या चीज की मात्रा रहता है? उसमें क्या अल्कोहल की मात्रा नहीं रहता है? अल्कोहल की मात्रा उसमें भी होता है। तभी नहीं बोलता है गांव घर में दवा दारू चल रहा है, नहीं बोलता है दवा दारू। तो दारू भी एक प्रकार का क्या है? दवा है। अगर जो दारू को दवा के रूप में इस्तेमाल करे तो फायदेमंद चीज है, ऐसा नहीं दारू एक खराब ही चीज एकदम है, समझा? वो भी एक फायदेमंद चीज है। तभी तो आर्मी में क्या पिलाया जाता है? दारू पिलाया जाता है जी, लेकिन अच्छा क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाला पिलाया जाता है। हाँ, ये महुआ वाला नहीं। अरे हल्ला नहीं बाबू, चलो चुप रहो। समझ में आया बाबू? यहाँ तक समझ में आया? चलो किण्वन प्रक्रिया समझ गए आप? किण्वन समझ में आया रे? ग्लूकोज क्या चीज में टूटेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होगा तो मेरा क्या कहलाएगा? किण्वन। अब किण्वन की प्रक्रिया कौन से सूक्ष्म जीव में होता है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। क्या है? एक कोशिकीय कवक है। अच्छा, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। इंग्लिश में कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। और देखो बाबू, और आप जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, तो लिख लीजिए। किण्वन समझ में आ गया? आपको ग्लाइकोलाइसिस समझा दिए अभी, ये किण्वन हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाबू वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर जान लेते हैं। बोलो, वायवीय श्वसन के दौरान क्या चीज बना था? और क्या बना था? CO2, जल और वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में क्या बना था? इथेनॉल। और हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन हो जाता है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ये सब समझाए थे जी? चलिए अगला हेडिंग आप डालिए, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। तो हेडिंग क्या डालिएगा? वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। लिख लिए हैं सब? हाँ, लिखते जाना बाबू, एकदम छोड़ देंगे। लिखिए वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में, हाँ स्टार लगा के लिखिए, वायवीय एवं अवायवीय, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। बाबू रे, आपको बोले था अवायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन को इंग्लिश में एरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन को एंड एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ये सब समझा दिए थे। वायवीय बोले चाहे ऑक्सी बोले एक ही बात है। तो एक तरफ आप हेडिंग एक तरफ डालिएगा वायवीय, एक तरफ डालिएगा अवायवीय, लिखते जाइएगा बाबू। कोई चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में फल उल को सड़ा दो, क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? अल्कोहल है। गुड़ से भी बनता है दारू, मालूम है? हाँ, हम बनावे का सर? जाओ जंगल उंगल में बनाओ गन, है कि नहीं? पकड़ाएगा पुलिस उलिस से, बिहार है भैया। एक तरफ लिखिए वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक तरफ लिखिएगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखो जब लिखना रहे ना बाबू अंतर रे बाबू, तो पहले तो वायवीय श्वसन के छोटा सा परिभाषा दे दो, अवायवीय श्वसन का क्या दे दो? परिभाषा। तो पहला तो यही होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। पहला क्या लिखोगे? यह ऑक्सीजन की, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला बात तो यही है। उसके साथ लिखेंगे
यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कालीन भैया, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अच्छा संपन्न लिखना है, संपन्न लिखो, होता है। पहला बात है जी यही है। अगला लिखिएगा, वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में न जी। तो यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलो ये, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को किन नाम से जाना जाता था? पावर हाउस ऑफ ऊर्जा गृह। चलिए, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? यह कोशिका की कोशिका द्रव्य में होता है। यह कोशिका की कोशिका द्रव्य में होता है। अच्छा, ये बड़े जीव में होता है कि छोटे जीवों में संपन्न होता है? अरे वायवीय श्वसन बड़े जीवों में नहीं होता, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ये कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में होता है। तो यह लिखिएगा, यह बहुकोशिकीय बड़े जीवों में होता है। यह बहुकोशिकीय बड़े जीवों में होता है। और ये कहाँ होता है रे? यह सूक्ष्म एक कोशिकीय, या लिखो ना, यह सूक्ष्म जीवों में होता है। यह सूक्ष्म जीवों में होता है। एग्जाम्पल क्या दे दोगे? इसका एग्जाम्पल क्या रख दोगे? आदमी, हाथी, कुत्ता, ये ध्यान में आता है। आइए बोलो रे बाबू, कवक। कवक में कौन सा कवक में? ईस्ट। या कुछ जीवाणु में भी नहीं बाबू? हाँ। अच्छा, किसमें ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है? वायवीय श्वसन के दौरान ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, या ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें निम्न ऊर्जा या कम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक। इसमें निम्न या कम, जे भी लिखो, इसमें निम्न ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें निम्न ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है रे बाबू? यस सर। अगला देखो तो दिख रहा है इसके आगे नीचे बाबू, हैं? इसके नीचे नहीं दिखता है, तो इसके ऊपर यहाँ पर लिख देना एक बारे में, ठीक है जी? ठीक है बाबू, यहाँ पर पांचवा छठा यहाँ पर लिखा देते हैं। इसमें क्या बनता है वायवीय में? इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है? उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसमें रे बाबू, इसमें उत्पाद के रूप में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, चलो 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। समझ में आया बाबू? यस सर। बोलो यार। हाँ सर। हाँ,
ऐसे भी जान लो कि छोटे जीवों में कम ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है हैं? तो ये सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में हो जाता है अवायवीय श्वसन, तो क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में मांसपेशियों पर ऐंठन आ जाती है। ये सारा समझाए थे ना? चलो लिख डालो। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर हम समझा दिए, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक क्या लिखे? हो रहा है? इसमें निम्न, हाँ, इसमें निम्न ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या लिखो इसमें निम्न ऊर्जा का निर्माण होता है, या इसमें कम ऊर्जा बनता है, ठीक है? ये लिखना है। समझ में आ रहा है बाबू? बोलो यार। यस सर। मिटा दूं? जल्दी लिखो। पीछे कैसे हो जाता है जी? जैसे जितना जल्दी हम लिखे उतना जल्दी तुम्हारा भी कलम चलना चाहिए। चलो लिखो। लिखो भाई जल्दी से, हेडिंग डालिएगा पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन। क्या? पौधों में श्वसन लिखाऊं? यस सर। और वो लिख लेना वहां पर, सर आप नीचे से लिख लेना बाबू। जो छूटता है लिख लेना वहां पे जी सर। देख कर। लिखिए पौधों, हेडिंग डालिए जी, पौधों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट। पौधों में श्वसन। पौधों में, हल्ला कौन कर रहा है जी? पौधों में श्वसन, इसका इंग्लिश हो जाएगा रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखो आगे हम पौधा एगो पार देते हैं। देखो बाबू, पौधों में श्वसन की क्रिया विसरण विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? लिखिएगा, पौधों में श्वसन की क्रिया, पौधों में श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि। विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण विधि द्वारा होता है। पौधों में श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। क्या हम समझाते हैं विसरण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मान लिया जाए ये दो गो कमरा, एगो ही कमरा एगो ही कमरा, एमा हम 100 बरातिक बैठा दिए हैं। कै गो? और ओकरा में 5 गो बैठाए। और भैया गर्मी के दिन है, पंखा उंखा नहीं चल रहा है, समझा? एकरा में कै गो बैठल है और ओकरा में 5 गो। भैया नाइंसाफी तोड़ ताड़ के वो में भागेगा कि नहीं? तो किधर से किधर भागेगा? ज्यादा से कम के तरफ। तो विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ बहाव को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो एक शब्दों में अगर विसरण की परिभाषा दें तो विसरण क्या हो गया? विसरण क्या हो गया? उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति को क्या कहते हैं? बोलो रे। विसरण कहते हैं। एक बात बता बाबू, देखो इधर ये मान लिया जाए एक कोई मग है, ठीक है जी? ये क्या है? मग है, ठीक है बाबू? ये मग है और ये हो मग है। हाँ हूँ कम कर, इधर देख चुपचाप। ये मग है, ये हो मग है, ठीक है रे बाबू? एकरा में हम पानी, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है। दोनों बराबर है, मतलब कैपेसिटी वॉल्यूम दोनों सेम है, ठीक है?
लेकिन इसमें हम 4 चम्मच डाले चीनी, ठीक है, और इसमें 8 चम्मच डाले। कौन किस किस चीनी पानी दोनों में पानी की मात्रा समान रहने दी है, वॉल्यूम दोनों में समान है। बोलो किसकी सांद्रता ज्यादा है? किसी की नहीं है। ये करना है कौन ज्यादा मीठा लगेगा? चीनी की सांद्रता इसमें ज्यादा है ना, किसी के नहीं है जी। अब हम क्या किए, यहाँ पर एगो पाइप लिए, दोनों को यहाँ पर दोनों को मिला दिए। कुछ देर के बाद देखिएगा पानी तो बराबर है, पानी इधर उधर तो जाएगा नहीं, काहे कि पानी के दोनों के ऊंचाई तो क्या है, लेवल सेम है, तो पानी का बहाव तो होगा नहीं। लेकिन चीनी का मतलब मीठापन जो है वो किधर से किधर जाएगा, मतलब 6 चम्मच लायक यहाँ भी हो जाएगा, 6 चम्मच लायक इधर भी हो जाएगा, लेवल सेम हो जाएगा, स्कोर बराबर हो जाएगा, दोनों ड्रॉ हो जाएगा, है कि नहीं? तो किधर से किधर जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तरफ की गति को क्या कहते हैं? विसरण। तो कुछ यही प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होता है, समझा? तो याद रखोगे कि पेड़ पौधों में विसरण की क्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो एक शब्द में ऑब्जेक्टिव में क्या टिक मारना है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अब बात है कि जैसे हम लोग के श्वास लेने के लिए एक अंग है, जैसे नाक से जाता है तो श्वसन अंग है जे, लेकिन पेड़ पौधा में कोई वैसा निश्चित स्थान नहीं, पेड़ पौधा में कोई वैसा निश्चित स्थान। पेड़ पौधा में पत्ता से भी श्वसन होता है, पेड़ पौधा में तना से भी श्वसन होता है, पेड़ पौधा में जड़ों से भी श्वसन होता है, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? पत्तों से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पत्ते से होता है, सभी जगह से। आप जानते हैं कि पतझड़ के मौसम आता है तो सारे पत्ता क्या हो जाता है? तो क्या वो श्वास नहीं लेता है? लेता है जी। तो इसका मतलब है श्वास थोड़ा देर भी नहीं लेगा तो आदमी नहीं बच पाएगा, या कोई सजीव प्राणी नहीं बच पाएगा। तो पेड़ पौधा भी तो सजीव है, उसको भी श्वास लेना। तो आप कंफ्यूज नहीं रहिए कि केवल पत्ते से श्वास लेता है, वो हर एक जगह से लेता है। अब बोलो नहीं बीच में, समझा? ये समझ में आया ना बाबू? विसरण। तो पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया किस द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ की गति को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। समझ में आया? बराती वाला उदाहरण, चीनी वाला उदाहरण समझ में आया? चलो देखो रे, हम पौधा एक पार देते हैं, ठीक है बाबू? ये देखो पौधा की जड़ है, ये पौधा की तना है, और ये हम जड़ी नहीं मारेंगे जो हल्ला कर रहा है, समझा ने? ठीक है, ये मान लिया जाए इसका पत्ता है, ठीक है जी? क्या है बाबू? पता है तुम्हें कि पत्ता है ना? ये पत्ता है। तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया कई जगह से होगा? पौधों में श्वसन की क्रिया 3 जगह से होगा, सभी जगह से होगा। पौधों में कई जगह से होगा? 3 जगह से। पत्ता से, पत्ता के बाद जड़ आता है कि तना? तना से और जड़ से। पौधों में श्वसन की क्रिया कई जगह से होगा? 3 जगह से। कहाँ से? पत्ता से। हाँ, तीनों बंदर है। देखो ये मेरा तना हो गया जी, ये क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? जड़ होगा। ये क्या हो जाएगा जी? पत्ता। लेकिन ये सवाल नहीं है, ये तो निश्चित है कि यहाँ से होता है श्वसन की क्रिया। अब पत्ता में भी कहाँ से होता है? तो पत्ता में होता है, पत्ता में मौजूद पत्ता के पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उसे क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं? पत्ता में भी कहाँ से होगा? रंध्र छिद्र से। कहाँ होगा? रंध्र छिद्र को ही क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। अस्टोमाटा भी इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? रंध्र छिद्र को ही क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। पत्ता में कहाँ से होगा? पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा? तो विसरण विधि द्वारा। लेकिन कौन सा स्थान? श्वसन अंग कहाँ है?
तो यहाँ पर 3 जगह से होता है, पत्ता से भी होता है, तना से भी होता है, जड़ से भी होता है। अब कहेगा पत्ता में कहां से होता है? रंध्र छिद्र से। बोलेगा तना में कहां से होता है? तो कहोगे वात रंध्र से। क्या चीज से? वात रंध्र से। तना में कहां से होता है? वात रंध्र से। और जड़ में कहां से होता है? तो कहोगे मूल रोम से। कहां से? मूल रोम से। कहां से होता है? नहीं देखता है जड़, या छोटा छोटा पौधा निकालो, छोटा छोटा पौधा तो जड़ उसका देखता है एकदम पतला पतला, एकदम रोम नियन, बाल नियन, महीन महीन बाल नियन रोम रहता है। तो ओकरे से वो क्या ले लेता है? देखो मिट्टी रहता है ना इसके आसपास, मिट्टियां। अब मिट्टियां में जो खाली स्थान मिट्टी में रहता है ना, वहां ऑक्सीजन या गैस भरा रहता है, और उसमें से वो कौन सा गैस उठा लेता है? ऑक्सीजन। तो जड़ में कहां से लेगा? मूल रोम से। जड़ में कहां से? मूल रोम से। तना में कहां से? वातरंध्र से। तना में कहां से? वातरंध्र। पत्ता में कहां से? रंध्र से। आपका सवाल यहां से ज्यादा आएगा, तो इसको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाते हैं, रंध्र छिद्र के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, श्वसन की दर, श्वसन की दर जीव जंतुओं में ज्यादा होता है कि पौधों में? जंतुओं में ज्यादा होता है। इसमें बहुत धीमे विधि से होता है। ठीक है जी। तो इतना लिख लो, फिगर पार लो। हाँ तो फिगर पारे में तकलीफ है जी, ऐसे करा देखो है। हो गया, चलो जल्दी करो, चलो लिख लिए इतना, लिखाएंगे, जल्दी लिखिए, नहीं तो अब वहां पर लिख लीजिएगा। ये ज्यादा पढ़ाना ना, मैं समझ में आया बाबू? लिख दीजिए, वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है, देखकर। ठीक है, देखो बाबू, हम अब पढ़ेंगे रंध्र छिद्र के बारे में। क्या जी? हेडिंग क्या रहेगा आपका? रंध्र छिद्र। लिखिएगा रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र को क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। इसको हिंदी में भी अस्टोमाटा ध्यान में रखना, ऐसे करके। काहे कि ऐसे भी पूछ लेता है, समझा? अस्टोमाटा डायरेक्ट। तो इसका इंग्लिश जरूर याद रखना है। बिहार बोर्ड वाला या कोई एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड वाला के लिए यह तकलीफ है ना कि उसको हिंदी में भी याद रखना रहता है और इंग्लिश में भी याद रखना रहता है। और सीबीएसई वाले के लिए उतना तकलीफ वाली बात नहीं है, उसको केवल इंग्लिश में याद रखना होता है। तो हिंदी में ही पढ़ना मुश्किल है, ऐसा कि नहीं, समझा? हाँ, तो लिखिएगा रंध्र छिद्र। तो लिखिएगा पत्तियों के सतह पर, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्म छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, सतह पर नहीं लिखे, पत्तियों के सतह, अच्छा पर नहीं लिखे हैं। पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। रंध्र छिद्र का कार्य क्या हेडिंग रहेगा? रंध्र छिद्र का, रंध्र छिद्र का कार्य। तो रंध्र छिद्र दो काम करता है बाबू। काय काम जी? दो काम। पहला काम जो इसका है रंध्र छिद्र का, जिसको अभी नहीं लिखना नहीं लिखना, वीडियो में लिख लेना। रंध्र छिद्र का कितने कार्य हैं? दो कार्य। पहला कार्य इसका है क्या? गैसों का आदान प्रदान। क्या जी? गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, आदान प्रदान को ही कहते हैं विनिमय। जैसे पैसों का आदान प्रदान होता है ना,
उसी प्रकार गैसों का आदान प्रदान, पैसों का विनिमय अर्थशास्त्र में पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो विनिमय। या एक और क्रिया क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है बाबू? तो रंध्र छिद्र से दो काम होता है, एक होता है गैसों का आदान प्रदान और एक होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ठीक है, हम आपको रंध्र छिद्र दिखाते हैं। रंध्र छिद्र देखो, मान लिया जाए ये पत्ता है बाबू, ये पत्ता है, फिगर नहीं सही पर है ना जी। देखो पता है ना बाबू, पता है कि ये पत्ता है। ठीक है, अब पत्ता पर रहेगा सूक्ष्म 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 क्या रहेगा, छिद्र छिद्र रहेगा, जो आपको दिखेगा नहीं। किसकी सहायता से देख पाओगे? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चीज को सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख पाओगे, माइक्रोस्कोप के साथ। तो ये सूक्ष्म छिद्र ही क्या कहलाएगा, सूक्ष्म छिद्र ही मेरा क्या कहलाएगा, ये सूक्ष्म छिद्र ही कहलाएगा, रंध्र छिद्र कहलाएगा। ठीक है जी, ये रंध्र छिद्र कहाँ पर आता है, पत्तियों पर। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से रंध्र छिद्र का फिगर पाते हैं, इतना लिख लेना। ठीक है, आगे अभी लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाद में लिख लेना। ये सूक्ष्म छिद्र है, सूक्ष्म छिद्र को ही क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र। ठीक है जी, अब हम रंध्र छिद्र का विस्तार से फिगर देते हैं। ठीक है, देखो बाबू रंध्र छिद्र कैसा होता है, ये जो पत्तियों, ये पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र है ना, उसका हम फिगर बताते हैं। बाबू हो सके पारेल एग्जाम में आ जाता है जी। देखो बाबू, ये जो खाली जगह है ना, ये खुला हुआ रंध्र छिद्र हमने पा रहा है। ये जो खाली स्थान है, जो छिद्र है, इसी को क्या कहते हैं, ये जो खाली जगह इसी को क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है बाबू, रंध्र छिद्र, ये खाली जगह उसी को क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र या स्टोमाटा। और जो ये खुलने और देखो इस प्रकार है, देख रहे हो, इस प्रकार खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। और जो ये छिद्र रहेगा उसे क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र। एक छिद्र को कहेंगे रंध्र छिद्र, और जो खुलेगा बंद होगा ना जी, उसको कहेंगे द्वार कोशिका। क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसे कहेंगे गार्ड सेल। एग्जाम में पूछता है कि रंध्र छिद्र को खुलने और बंद होने में कौन मदद करता है, तो क्या बोलोगे, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका का क्या कार्य है, रंध्र छिद्र को खुलने और बंद होने में मदद करना। तो देखो ये जो है, ये जो फिगर देख रहे हो, ये मेरा है द्वार कोशिका। क्या है जी, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, या इसी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, गार्ड सेल। क्या, हिंदी में, इंग्लिश भी ध्यान में रखना। और ये जो देख रहे हो, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, और एकरा में क्या मौजूद रहता है, क्लोरोफिल। जैसे सोलर प्लेट पर पिक्सेलर रहता है ना, जिससे वो हीट एनर्जी को अवशोषित करता है, उसी प्रकार पौधे में कौन अवशोषित करने का, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्लोरोप्लास्ट अवशोषित करता है। और इस उष्मीय ऊर्जा को कौन ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। और वहां पर उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और उस विद्युत ऊर्जा को हम बैटरी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा क्या चीज में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है जी, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट, ये है द्वार कोशिका, और ये है रंध्र छिद्र। ये किसका फिगर है, स्टोमाटा। अब सुनो, अब इधर लिखना है, आगे समझो, इधर लिखने का रहेगा, बाद में लिख लेंगे। देखो बाबू ये क्या है, हाँ देखो यहाँ, अच्छा आप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ था तो क्या चीज बना था,
प्रकाश ग्लूकोज बना था और क्या चीज के रूप में बाहर निकला था? जल और क्या निकला था? देखो बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या बना था? क्या बना था? O2 क्या बना था? O2 बना था, H2O बना था और मेरा एक ग्लूकोज बना था ना जी। ये इतना बना था ना बाबू। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधों को किससे मतलब था? ग्लूकोज से मतलब था। हल्ला ने पेड़ पौधे को किससे मतलब था? ग्लूकोज से मतलब था। और ये दो चीज क्या था? बेकार की चीजें एक तरह से था, तो इसको बाहर निकलना है जे। तो देखो, तो ये पानी है, ये पानी है। पानी क्या चीज में निकलेगा? क्या चीज के रूप में? वाष्प के रूप में। क्या चीज के रूप में? तो लिख बोलोगे, जल का रंध्र छिद्र द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। समझा? तो यहाँ पर कई क्रिया होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रिया होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगा, ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर दोनों क्रिया होता है। ठीक है, वो विस्तार से कल समझाएंगे। आज भर के लिए इतना ही। एक ये रंध्र छिद्र में जो कार्य होता है इसको कल और समझाएंगे। ठीक है जी, आज भर इतना ही। कल आपको समझा देंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, क्या जी बाबू? रहने दो। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। ठीक बाबू।